Clarity. Let us start with Chapter 2 of Political Science Contemporary World Politics book. The Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War, was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and the end of the Cold War. तो देखिए कोल्ड वॉर में हुआ ये था कि बर्लिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में. ओके, सो बर्लिन को ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन में, एंड ये सिंबलाइज हुआ था बर्लिन वॉल से. तो बर्लिन वॉल के वेस्टर्न साइड वाला वेस्ट बर्लिन एंड ईस्टर्न साइड वाला पार्ट ईस्ट बर्लिन. तो वेस्टर्न बर्लिन वॉज ऑफ कोर्स अ कैपिटलिस्ट वन एंड द ईस्टर्न बर्लिन वॉज कम्युनिस्ट वन. सो 1989 में फाइनली हुआ ये कि ये बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया था, लोगों ने इसको गिरा दिया था, एंड इसके साथ साथ कोल्ड वॉर ख़त्म, एंड धीरे धीरे करके 1991 में फाइनली यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड पूरा सेकेंड वर्ल्ड जो था वो कोलैप्स हो गया. Germany, divided after the Second World War, was unified. One after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations. तो जो 8 East European countries थी, nations थी, उन्होंने अपने communist government को change करके they shifted towards capitalism for organizing their administrative policies. The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means but as a result of mass actions by ordinary men and women. Eventually, the Soviet Union itself disintegrated. In this chapter, we discuss the meaning, the causes and the consequences of the disintegration of the Second World. We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of communist regimes and how India relates to these countries now. तो ये दोनों इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. द बर्लिन वॉल सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड. इट वाज बिल्ट इन 1961 and it separated East Berlin from West Berlin. It was more than 150 kilometer long and it stood for 28 years, and it was finally broken on 9 November 1989 by the people. It marked the unification of the two parts of Germany and the beginning of the end of the communist bloc. ये जो pictures है, the first one is the people making a tiny hole in the Berlin Wall, एंड धीरे धीरे करके देन अ सेक्शन ऑफ वॉल पूरा तोड़ दिया लोगों ने टू अलाउ द फ्री मूवमेंट. एंड इन द थर्ड वन, ये वाली जो पार्ट है, द बर्लिन वॉल स्टूड एज बिफोर 1989. तो कैसे बर्लिन वॉल थी एंड उसको कैसे धीरे धीरे लोगों ने तोड़ना शुरू किया. What was the Soviet system? The Union of Soviet Socialist Republics came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. 1917 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, जिसके बाद से ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो थे, ये थोड़े थोड़े कुछ वो थे, इनमें साथ में आके यूएसएसआर एक बनाई थी. द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. देखिए ब्रिटेन वगैरह में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इस वजह से कैपिटलिज्म बहुत पीक पे था. तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सोशलिज्म के लिए वो था, रशिया में भी ये बहुत हुआ था. तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, ताकि एक इगैलिटेरियन, एक इक्वल सोसाइटी फॉर्म हो जाए, उसके लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में रशिया में. दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. सबसे बड़ा था रशिया. इट वॉज ये सबसे बड़ा एक मेजर स्टेप था, जिससे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिस्टम जो सालों से चले आ रहा है, उसको अबॉलिश करके सारी प्रॉपर्टी, जितने रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे, सोसाइटी पूरा स्टेट कंट्रोल करें, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा एक सिस्टम लाने के लिए. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. तो बहुत सिंपल है. कम्युनिस्ट सोशलिज्म में जब इन्होंने रेवोल्यूशन करा तो पूरी प्राइमेसी दी गई थी स्टेट को, पार्टी को, और उस वक्त उस स्टेट को कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती थी, एंड कोई भी और पार्टी ऑपोजिशन वगैरह अलाउड नहीं था. तो रिसोर्सेज, लैंड, मनी, ये सारी चीज़ें जो वो स्टेट कंट्रोल कर रही थी, एंड फिर सोसाइटी को एक प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा कंट्रोल स्टेट के हाथ में था. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर. द फासिस्ट फोर्सेज मुसोलिनी, हिटलर वगैरह, ये जो जितने भी ये इनसे फासिस्ट फोर्सेस से जो सोवियत आर्मी ने इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को फ्री किया था, तो वो सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सोवियत सिस्टम के अंदर में आ गई, यूएसएसआर के कंट्रोल के अंडर में आ गई. द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमी कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 के बाद.
The political and the economic systems of all these countries were modeled after the USSR. जैसे USSR में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म फॉलो होता था, तो इन सभी यूरोपियन कंट्रीज में भी वही सिस्टम फॉलो होने लगा. दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज was called the Second World or the Socialist Bloc. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. The USSR was the leader of the bloc. तो ये पूरा जो था, इसको सेकेंड वर्ल्ड बोलते थे, इसको ईस्टर्न अलायंस बोलते थे, इसको वॉर्सो पैक्ट बोलते थे, इसको सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते थे. वॉर्सो पैक्ट जो साइन हुआ था, इन सब ने इन सबको साथ में रखा था, बांधे रखा था, एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल करा था. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉज द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जो यूएस लेड कर रहा था, ठीक है, जिसका पैक्ट था नाटो. एंड द थर्ड वर्ल्ड वॉज द अदर वन, जिसमें न्यूट्रल इंडिया वगैरह सब आ जाते थे, NAM के मेंबर्स आ जाते थे. वो थर्ड न्यूट्रल वाला थर्ड वर्ल्ड, मतलब रिमेनिंग जितने भी कंट्रीज थे वो थर्ड वर्ल्ड कहलाते थे. The Soviet Union became a great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ ही लिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे सिर्फ दो सुपर पावर्स थे, US एंड द USSR, और दोनों वर लाइक ईट से ईट का टक्कर था. It had a complex communications network, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery production and transport sector that connected its remotest areas with efficiency. हम सब जानते हैं रशिया आज की डेट में भी कितना बड़ा है. So you can imagine that USSR की उस वक्त साइज़ क्या होगी, कितना वास्ट होगा. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी इकोनॉमी वाज अ वेरी फास्ट पेस, बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, ऑयल, आयरन, स्टील, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, एक बहुत एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, और ये सब चीज़ें जो थी वो स्टेट कंट्रोल कर रही थी. It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars, though their quality did not match that of the Western capitalist countries. तो एक पूरा डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब ये लोग पूरा जो कर रहे थे सब USSR खुद ही कर रहे थे. ये लोग बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करवा रहे थे, इम्पोर्ट नहीं करवा रहे थे. एंड ये लोग खुद ही पिन से लेकर कार्स तक सब चीज़ें खुद प्रोड्यूस करते थे एंड उसको यूज़ करते थे. दो क्वालिटी वाइज डिफर करता था, बट एवरीथिंग वाज मेड डोमेस्टिकली. द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स. तो जैसे सोशलिज्म में होता है, जैसा उसका सिस्टम होता है, तो गवर्नमेंट ने हर किसी को एक स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग के लिए कुछ ना कुछ दिया था, उनके सिटीजन्स को इंश्योर करा था. बेसिक हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हर किसी को प्रोवाइडेड थी. There was no unemployment. State ownership was the dominant form of ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ही कम था, क्योंकि स्टेट ने हर किसी को इंश्योर करा था, बेसिक फैसिलिटीज़ तो इंश्योर करी ही थी. एंड बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स थी, स्टेट कंट्रोल कर रही थी. और जितने भी रिसोर्सेज थे, जैसे पूरा लैंड हो गया, प्रोडक्टिव एसेट्स हो गए, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट के कंट्रोल में थी, और सोवियत स्टेट ही उसको कंट्रोल करके रेगुलेट कर रही थी. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. तो कुछ समय तक तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे करके हो क्या गया, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होगा, क्योंकि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड थी, इसके अलावा कोई और पार्टी अलाउड भी नहीं थी. तो ये सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होने लग गया था, और सिटीजन्स के लिए लाइफ अब बहुत डिफिकल्ट होती जा रही थी. डेमोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. तो एक ही पार्टी थी, कोई ऑपोजिशन था नहीं, तो अब जो पार्टी चाह रही थी वो अपने मन से कर रही थी. तो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, डेमोक्रेसी बहुत कम हो रही थी, करप्शन बहुत हाई लेवल पे पहुंचता जा रहा था, बिकॉज एक ही पार्टी पावर में थी, सारे एसेट्स, सारे रिसोर्सेज उस पार्टी के अंदर में थे, गवर्नमेंट के अंडर में थे. तो वो पार्टी वाज डूइंग एनीथिंग दैट द पार्टी वांटेड. एंड लोगों को अब फ्रीडम जो थी उनकी लिमिट होती जा रही थी, कम होती जा रही थी. अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ऑपोजिशन ऑलरेडी कोई था ही नहीं. तो सिर्फ एक पार्टी, दे हैड नो ऑप्शन. The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. तो USSR में जो और 15 रिपब्लिक्स जो थे, जो उसका पार्ट थे, तो मतलब सोवियत गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको निगलेक्ट ही कर दिया. देखो वो 15 रिपब्लिक्स जो थे, उनका कल्चर रशिया से डिफरेंट था, इट वाज नॉट द सेम. लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो इतनी अथॉरिटेटिव हो गई थी कि वो उनको अपना कल्चर फ्रीडम नहीं दे रही थी कि वो अपने अफेयर्स को हैंडल कर सके, और पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी. सो ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द USSR, इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट निगलेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड. तो ऑन पेपर देखा जाए तो USSR
इसमें रशिया थी और 14 रिपब्लिक साथ मिल के आई थी। बट अगर ऐसे देखा जाए रियलिटी में रशिया हर चीज़ को डोमिनेट कर रही थी, लोगों से लेकर उसकी गवर्नमेंट हर चीज़ को डोमिनेट कर रही थी, अपने कल्चर को डोमिनेट कर रही थी, और बाकी रिपब्लिक्स के जो लोग थे अब उनको लग रहा था कि यार उनकी फ्रीडम कितनी सप्रेस हो रही है। ये लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, व्लादिमीर लेनिन 1870 to 1924, he was the founder of the Bolshevik Communist Party, leader of the Russian Revolution of 1917, and the founder head of the USSR during the most difficult period following the revolution, an outstanding theoretician and practitioner of Marxism and a source of inspiration for communists all over the world. Very important, Vladimir Lenin का पूरा description please to remember. In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. The Soviet Union lagged behind the Western technology, infrastructure, and most importantly, in fulfilling the political or economic aspirations of citizens. तो अब यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में टक्कर तो थी, बट हो ये रहा था कि जो यूएसएसआर थे वो धीरे धीरे करके वेस्ट से पीछे होते जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्वालिटी में, टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर जो है वो लैग करते जा रहा था। एंड साथ ही साथ जितनी पॉलिटिकल राइट्स, जितनी एस्पिरेशंस कैपिटलिस्ट सिटीजन्स के फुलफिल हो रहे थे उतने कम्युनिस्ट सिटीजन्स के फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज द सिस्टम वॉज बिकमिंग वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव। सोवियत इन्वेजन ऑफ, और यहाँ तक कि आर्म्स रेस में भी, न्यूक्लियर वेपन्स में भी सोवियत जो है यूनियन जो है वो यूएस के साथ मैच तो कर पा रहा था, लेकिन एट ग्रेट कॉस्ट, उसको बहुत डिसएडवांटेज, बहुत लॉस हो रहा था। The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. तो सोवियट्स ने अपनी आर्मी भेजी अफगानिस्तान में 1979 में, और 1979 से 1989 फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स तक ये इन्वेजन कंटिन्यूड रहा, और इसकी वजह से सिस्टम और ज़्यादा वीकन हो गया, मिलिट्री एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ गए, एंड जो इनकम के वो थे वो और रिड्यूस होते गए, रिसोर्सेज का, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होने लगा। Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortages in all consumer goods. Food imports increased every year. The Soviet economy was faltering in the late 1970s and became stagnant. तो 1970s तक तो ठीक था, पर तब तक आते आते फिर उसकी इकोनॉमी फॉल्टर होने लगी, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो स्टैग्नेंट हो गई, उस इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। Gorbachev and the disintegration. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform the system. अभी ये सिस्टम इतना टाइट, वाटर टाइट था, इसमें चेंजेस मुश्किल थे। फाइनली 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना। तो मिखाइल गॉर्बाचेव ने सोचा कि नाउ देयर इज़ सम टाइम, अब नाउ दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना है, रिफॉर्म्स लाना है। So reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. Reforms ज़रूरी थे ताकि वो US के साथ, वेस्ट के साथ मैच कर पाए, टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में। However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. तो गॉर्बाचेव चाहता था कि ये पूरे सिस्टम को अब डेमोक्रेटाइज करा जाए, वेस्ट के साथ ही जो कोल्ड वॉर, ये जो राइवलरी है उसको ख़त्म करके हमारे रिलेशन को नॉर्मलाइज करा जाए। पर ये जो रिफॉर्म्स थे गॉर्बाचेव ने जो सोचे थे, इसका आउटकम कुछ और ही निकला जो ना उसने ना किसी और ने सोचा था। The people in the East European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control. Unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred, and the communist regimes collapsed one after the other. तो इन रिफॉर्म्स के बाद हुआ ये कि जो इतनी ईस्ट यूरोपियन जो बाकी रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर में, वो एक के बाद एक प्रोटेस्ट करने लगी। बट अब हुआ ये कि पहले अगर प्रोटेस्ट होता था ना, तो जो सोवियत गवर्नमेंट जो होती थी वो इंटरवीन करके मिलिटरीली या किसी ना कैसे इंटरवीन करके उस प्रोटेस्ट को सप्रेस कर देती थी। बट इस बार गॉर्बाचेव ने कोई भी टाइप का सप्रेशन नहीं करा, और वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे, और फाइनली ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके एक के बाद एक ये रजीम्स जो है वो कोलैप्स होने लगे। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis that within the USSR that hastened its disintegration. तो ये डेवलपमेंट्स जो होने लगे, अब इतना वो क्राइसिस इतनी फासन हो गया, इतनी जल्दी हो गया और इतनी क्विकली होने लगा कि यूएसएसआर में धीरे धीरे करके उसका डिसइंटीग्रेशन जो है वो फास्ट होने लगा। Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by leaders within the Communist Party. तो Gorbachev ने ऐसे reforms उसने अनाउंस करे कि यार अब डेमोक्रेटाइजेशन होगा, पार्टी में चेंजेस होंगे, सिस्टम में चेंजेस होंगे, पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, इकोनॉमिक चेंजेस होंगे,
लेकिन ये रिफॉर्म्स गॉर्बाचेव जो उसको एक अच्छे उसमें व्यू में देख रहा था, इन रिफॉर्म्स को खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से ही प्रोटेस्ट करा गया। क्यों? बिकॉज नाउ द लीडर्स अंडरस्टूड कि अगर ये रिफॉर्म्स के साथ कंटिन्यू रहे तो उनके पास इतनी पावर अभी थी वो सब चली जाएगी। डेमोक्रेटाइजेशन हो गया अगर सिस्टम का, तो उनके पास इतनी पावर, जो ऑटोनॉमी, जो अभी वो इतनी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस कर पा रहे थे, वो सब चली जाएगी। A coup took place in 1991 and was encouraged by Communist Party hardliners. The people had tasted freedom by then and did not want the old style rule of the Communist Party. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी को जो अपोज कर रहे थे उन्होंने 1991 में कूप करा, और वो उन लोगों को पता चल चुका था कि यार ये कम्युनिस्ट पार्टी से अब उन्हें छुटकारा चाहिए था। Boris Yeltsin emerged as a national hero in opposing this coup. The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. तो रशियन रिपब्लिक में जहाँ पर येल्सिन ने एक पॉपुलर इलेक्शन जीता था, वो लीडर बन चुका था, वहाँ से अब कंट्रोल छूटने लगा। जो रिपब्लिक्स थे वो अपना उनके साथ यूएसएसआर के साथ छोड़ के अपनी इंडिपेंडेंट वो बनाने लगे और करने लगे। पावर बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच सॉ देमसेल्व्स एज सोवरेन स्टेट्स. The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी आयरॉनिकल सी भी लगती है। जो और यूरोपियनाइज्ड पार्ट थे, जो सोवियत यूनियन के साथ कल्चरली या जो और ज़्यादा क्लोज थे, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट करा कि उनको फ्री होना था, जबकि सेंट्रल एशिया के जो पार्ट्स थे, जो मिडिल ईस्ट वाले जो पार्ट्स थे, जो बहुत ही अलग थे सोवियत यूनियन के मतलब बाकी उसके कल्चर से, रिपब्लिक से, वो उल्टा सोवियत यूनियन में रहना चाह रहे थे। जबकि ऐसे स्पेकुलेट करा गया था कि यार अगर प्रोटेस्ट होगा तो ये सेंट्रल एशिया नहीं करेंगे क्योंकि इनका कल्चर तो बिल्कुल ही अलग है, ये थोड़े उस बिल्कुल ही अलग है। बट ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हुआ। ओके, तो इन December 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR, declared that the Soviet Union was disbanded. तो December 1991 में फाइनली 1991 में बोरिस येल्सिन जब रशिया का लीडर थे, उसके अंडर में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीन बहुत मेजर रिपब्लिक्स है यूएसएसआर ने, इन तीनों ने डिक्लेयर कर दिया कि अब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है और अब सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन was banned. Capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet republics. तो बोरिस येल्सिन के अंदर कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लिया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई थी, यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट और बैंड हो चुका था। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन में ये सेकंड है जोसेफ स्टालिन 1879 टू 1953, ये व्लादिमीर लेनिन के सक्सेसर थे और इन्होंने सोवियत यूनियन को कंसोलिडेशन के टाइम पर लीड करा 1924 से 53 पर। He began rapid industrialization and forcible collectivization of agriculture. He is credited with Soviet victory in the Second World War and held responsible for the Great Terror of the 1930s. He was authoritarian and इसकी functioning बहुत authoritarian थी and elimination of rivals within the party के लिए उसको blame किया जाता है कि वो पार्टी के अंदर ही जो उसके rivals थे जोसेफ स्टालिन के, उनको वो eliminate कर देता था। Okay. The declaration on the disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet system was thus buried and buried. तो अभी तक जो यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर के साथ यूएस की इतनी कोल्ड वॉर चल रही थी, इतने टेंशन चल रहे थे, अब वो ख़त्म हो चुका था, कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। एंड रशिया जो था वो सोवियत यूनियन यूएसएसआर का सक्सेसर बना था, उसने यूएन में भी रशिया ने यूएसएसआर की परमानेंट सीट ले ली थी। सारे न्यूक्लियर वेपन्स, इनफैक्ट सारे जितने भी ट्रीटीज़ वगैरह, जितनी भी कमिटमेंट सोवियत यूनियन की थी, वो पूरा जो था वो अब रशिया ने अडॉप्ट कर लिया था। रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इन्होंने फॉर्म करा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS फॉर्म करा, और इसमें सेंट्रल एशियन जो मेंबर्स थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे यूएसएसआर को, उनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया। तो इस तरीके से चेंजेस एंड डेवलपमेंट हुए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर।
Nikita Khrushchev, हमने इसका पढ़ा था, if you remember, in the Cuban Missile Crisis. He was the leader of the Soviet Union. He denounced Stalin's leadership style and introduced some reforms in 1956. He suggested peaceful coexistence with the West, involved in suppressing popular rebellion in Hungary and in the Cuban Missile Crisis. You need to remember about all these leaders. Why did the Soviet Union disintegrate? क्या हुआ था ऐसा, क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया? तो उसकी इकोनॉमी अगर ठीक चल रही थी, या क्या प्रॉब्लम्स आई कि वो उसको डिसइंटीग्रेट होने लगा? How did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? This is a question worth asking. Not just to understand the Soviet Union and the end of communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग ये पढ़ने वाले. While there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this very important issue. देखो, इसके खुद के यूनिक फीचर्स होते हैं जो इसको खुद को यूनिक थे सोवियत सिस्टम को कि ऐसा हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ जनरल लेसन्स भी थे जिससे हम सीख सकते हैं जो हर नेशन पे अप्लाई हो सकता है. There is no doubt that this internal weaknesses of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system. देखिए, सिस्टम के कोलैप्स में प्रोटेस्ट कौन कर रहा था? ऑर्डिनरी मैन कर रहा था, ऑर्डिनरी सिटीजन्स कर रहे थे. तो एक जनरल लेसन जो हमें इससे सीखने को मिलता है कि जो सोवियत स्टेट है वो एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. जो लोग चाहते थे, जो इकोनॉमिक, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वो चाहते थे, वो उनके एक्सपेक्टेशंस तक नहीं मीटअप कर पा रहे थे. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन for many years led to severe consumer shortages, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. तो अब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत शॉर्टेजेस हो रहा था, कंज्यूमर लोगों के पास चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी, इतनी फास्ट पेस पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स नहीं हो रहा था. तो बहुत सारे लोगों ने ओपनली अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना सोवियत सिस्टम के अगेंस्ट शुरू कर दिया था. Why did the system become so weak and why did the economy stagnate? The answer is partially clear. क्यों ऐसा हुआ, इसका आंसर ये है. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. तो बात ये हुई थी कि ये सोवियत सिस्टम इतना वीक टाइम टू टाइम, डे टू डे इसलिए होता गया क्योंकि ये वेस्ट के साथ भिड़ा हुआ था. मिलिट्री को अपडेटेड रखने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ थी उसके लिए तो पैसे कम होते जा रहे थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, मिलिट्री के लिए. अफगानिस्तान में हमला करा, यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हुआ, ये हुआ, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंसेस वगैरह इन सब के चक्कर में उसकी इकोनॉमी जो थी वो इन चीज़ों में ज़्यादा जाती गई एंड प्रोडक्टिविटी में नहीं आई. देखिए, जब मिलिट्री, न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे चीज़ों में पैसे जाते हैं ना, तो उसका कोई फिर रिटर्न नहीं मिलता बिकॉज द मनी इज़ गॉन, इट्स गॉन. जब वही मनी को अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अगर इनपुट करते हैं तो उससे प्रोडक्शन होता है और मनी का प्रोडक्शन होता है. अब वो चीज़ तो सिस्टम कर नहीं रहा था, साथ उसके ऑपोजिट मिलिट्री वगैरह इसको गेन्स करने की कोशिश कर रहा था. तो इस कारण से हुआ ये कि जो सिस्टम था, जो इकोनॉमी थी, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी. This led to a huge economic burden that the system could not cope with. At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the West. अब देखिए, वेस्ट जो था वो तो कैपिटलिस्ट था, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो वेस्ट जो ज़्यादा धीरे धीरे करके इतना डेवलप होते जा रहा था, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो होती जा रही थी, तो लोगों को उसके बारे में पता चला कि वहाँ की लाइफ कितनी लग्जरियस है, कितनी कैसी है. सोवियत सिस्टम में ऐसा नहीं था. सोवियत सिस्टम में वहाँ पर ठीक थी, नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन बेसिक लाइफ थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें स्टेट कंट्रोल कर रही थी. तो वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही. जब प्राइवेट हैंड्स में प्रॉपर्टी आती है ना, तो वो कहता है प्राइवेट लोग जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और फिर वो प्रॉफिट का दूसरी जगहों पर इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में करने के चांसेस रहते हैं. तो इस कारण से नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत वेस्ट में हो रहे थे और ईस्ट में ये सब नहीं हो रहा था. तो सिटीजन्स को ये बात समझ आ रही थी, इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था. They could see the disparities between their system and the systems of the West. After years of being told that the Soviet system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. इतने सालों तक यही बताया जा रहा था, कोल्ड वॉर के इतने साल हो गए उसके पहले से कि यार ये कम्युनिज्म बेटर है. 1970 से 1917 जब से ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ था यूएसएसआर में, रशिया में, तब से लेकर यही बताया जा रहा था कि यार ये कम्युनिज्म बेटर है, कैपिटलिज्म तो ख़राब है, इट इज़ नॉट गुड, दिस एंड दैट, इनइक्वालिटी है, ये है वो है.
फाइनली अब लोगों को समझ में आ रहा था कि यार ये तो जो कम्युनिज्म है ये बैकवर्डनेस है, ये इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्ट. The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. तो इकोनॉमी तो स्टैग्नेट हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी अब वो स्टैग्नेशन आ गया था. कम्युनिस्ट पार्टी खुद उसका ही कंट्रोल था. मोर देन 70 ईयर्स थे वो सोवियत यूनियन पे रूल कर रही थी, कोई चेंजेस नहीं ला रही थी, बस वो पावर ही पावर खुद के लिए कंसोलिडेट करती जा रही थी, ऑर्डिनरी पीपल पे अपना रूल कर रही थी. ओके किसी की सुन नहीं रही थी, पार्टी में रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे, चेंजेस नहीं आ रहे थे. ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लोइंग एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, rampant corruption, the inability of the system to correct its own mistakes, the unwillingness to allow more openness in the government and the centralization of authority in a vast land. तो बहुत अथॉरिटेटिव हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, पावर अपने आप खुद कंसोलिडेट करती जा रही थी, ओपननेस नहीं थी, गवर्नमेंट पूरी तरीके से सिर्फ अपनी मर्जी से राज कर रही थी. Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens. People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. तो गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो खुद के लिए काम करते जा रहे थे, और लोगों को अब ये समझ में आ रहा था कि यार उनकी लाइफ और जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी लाइफ कितनी अलग है. वो लोग तो अपनी लाइफ एंजॉय करें और हमको इतनी बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसके साथ छोड़ दिया है. Gorbachev's reforms promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen the administrative system. You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms. Here is where the answers become more controversial, and we have to depend on future historians to guide us better. तो गॉर्बचेव ने ये प्रॉमिस किया था कि वो इस रिफॉर्म्स के साथ डील करेगा, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी को लूज़ करेगा, डेवलप करेगा, वेस्ट के साथ कैचअप करेगा, टेक्नोलॉजी में ये जो इतना अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया था उसको लूजन अप करेगा. लेकिन इसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि गॉर्बचेव की ये रिफॉर्म्स भी कोलैप्स हो गई कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि गॉर्बचेव ने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे. तो ऐसा क्या हुआ कि ये रिफॉर्म सक्सेसफुल ना हो पाए? इसके बेसिक आंसर ये है, देखिए. The most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. They did not benefit in the way they had hoped, or they benefited too slowly. तो अब ये हुआ कि गॉर्बचेव ने जब ये रिफॉर्म्स सेटअप करे तो अब लोगों को एकदम से फ्रीडम मिली, एकदम से उनको लगा कि यार हम अभी तक क्या कर रहे थे, कैसे सिस्टम में रह रहे थे, एंड इसने एक ऐसा मोशन को सेट आउट कर दिया जिसको कंट्रोल करना इजी हो गया. तो कुछ लोग तो ये समझते थे कि यार ये गॉर्बचेव इतने धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहा है, अब इतना टाइम नहीं है, वेस्ट इतनी आगे बढ़ रही है, वी डोंट हैव, हम इतना धीरे धीरे इतना स्लोली डेवलप कर रहे हैं, इसके रिफॉर्म्स बहुत स्लो है. Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. They felt that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly. तो अब जो बाकी लोग थे उनको लगा था कि गॉर्बचेव बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, डेवलपमेंट इतना स्लो हो रहा है, ये रिफॉर्म्स को क्विकली काम करना चाहिए ताकि हमें कोई और इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले, पर वो हो नहीं रहा था. दूसरी तरफ स्पेशली जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उन्हें लगा था कि गॉर्बचेव तो इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल के एकदम से पूरे सिस्टम में रिफॉर्म ला रहा है, हमसे हमारी बिल्कुल ही पावर सब जा रही है, पूरा सिस्टम बिल्कुल ही चेंज हो रहा है. तो उनको लग रहा था कि गॉर्बचेव बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से आगे, बहुत ज़्यादा ही फॉरवर्ड मूव कर रहा है. So in this tug of war, Gorbachev lost support on all sides and decided public opinion and divided public opinion. Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. तो अब ऐसे में कुछ लोगों को लगता था बहुत धीरे चल रहा है, कुछ को लगता था बहुत जल्दी चल रहा है. तो इस चक्कर में गॉर्बचेव को फाइनली पूरी तरफ से सभी तरफ से उसने सपोर्ट को जो है वो पूरी तरीके से लूज कर दिया. इनफैक्ट जो गॉर्बचेव का सपोर्ट कर रहे थे अब उन्हें भी धीरे धीरे लगने लगा कि यार गॉर्बचेव खुद ही अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर पा रहा है अच्छी तरीके से, और मतलब उन्होंने भी गॉर्बचेव का सपोर्ट छोड़ दिया. All this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders: the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics, including Russia and the Baltic republics, Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia, and the others, proved to be final and most immediate cause for the disintegration of the USSR. Here again are differing views.
तो ये सब गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स भी ठीक है, इसने भी यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में नहीं हुआ होगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई जिसने बिल्कुल लास्ट ब्लो कर दिया पूरे उसको, इमीडिएट कॉज का रीज़न बना, वो था एक नेशनलिज्म की फीलिंग। अब ये जितने भी यूक्रेन, जॉर्जिया और ये जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, इन रिपब्लिक्स को लगने का कि अब हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सोवरेनिटी चाहिए, ताकि हम खुद हमारे सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, हमारे स्टेट को कंट्रोल कर सके, और ना ही पूरा सोवियत यूनियन कंट्रोल करे, ना ही वो कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करे। तो ये जो था वो एक फाइनल ब्लो की तरह था। ये लीडर देख लीजिए, लियोनिड ब्रेजनेव, ही वाज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन जस्ट आफ्टर स्टालिन 64 to 82, 1964 to 1982. He proposed Asian collective security system associated with the Dotante phase in relations with the US, involved in suppressing a popular rebellion in Czechoslovakia and invading Afghanistan. देखिए हर लीडर के कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स, पॉइंट्स है जो उन्होंने उनके रूल के टाइम में किया है, तो प्लीज़ टू रिमेंबर कि कौन से लीडर का क्या है। जैसे कि दोतोंते फेस विथ इन रिलेशंस विथ यूएस, तो लियोनिड आ जाएगा, या फिर एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, तो लियोनिड आ जाएगा, या फिर चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान, तो लियोनिड आ जाएगा। तो अब हमने ये जो नेशनलिज्म का देखा, इसमें भी अलग अलग व्यूज़ हैं। One view is that nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. This is a what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. Others think that Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it. अब यहाँ पर भी दो अलग अलग व्यूज़ है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये जो नेशनलिस्ट की फीलिंग्स है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं कि ये जो रिपब्लिक्स के अंदर आई थी एकदम से कि उनको फ्री होना है, ये तो हमेशा से थी। ये ऐसा कुछ नहीं था कि गॉर्बेचेव उसकी वजह से वो ये पर्टिकुलर चीज़, हमेशा से उनके मन में था कि हमें फ्री होना है, फ्री होना है, फ्री होना है। फाइनली वो बाद में जाके फ्री हो गए। मतलब अगर गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स नहीं भी आते तो भी ये जो रिपब्लिक्स थे ये फ्री हो ही जाते। दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि अरे तो गॉर्बेचेव के रिफॉर्म्स की वजह से था, जिसने ये नेशनलिस्ट फीलिंग्स को और डिससैटिस्फैक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीडअप कर दिया, एकदम से इंक्रीज़ कर दिया, और जो जितनी भी रिपब्लिक्स थी वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाई उनकी गवर्नमेंट, और फाइनली वो फ्री हो गई। तो इस तरीके से इसमें भी डिफरेंट व्यूज़ है, और इसमें भी अलग अलग व्यूज़ है कि कैसा हुआ और क्या हुआ और क्यों हुआ। Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. However, as things turned out, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous parts, in Russia and the Baltic areas, as well as Ukraine and Georgia. Ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. तो एक बहुत ही आयरॉनिक सी बात है कि सभी को लगता था कोल्ड वॉर के टाइम पे कि अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह होगा, अगर कोई रेजिस्टेंस आएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आएगा, क्योंकि कल्चरली वो ज़्यादा डिफरेंट थे। लेकिन हुआ ये कि ज़्यादा प्रोटेस्ट जो आया वो मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट से आया, जो कि और ज़्यादा प्रॉस्परस थे, जो कि और ज़्यादा डेवलप थे, उन पार्ट से आया, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब रीजन हो गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहे थे, ये सेंट्रल एशियन जो कि थोड़े बैकवर्ड थे, उनको अपने साथ रखने के लिए वो लोग ज़्यादा बड़ी प्राइस पे कर रहे थे, तो अब उन्हें फ्रीडम चाहिए था। तो रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे पार्ट्स, बाल्टिक एरिया जो और ज़्यादा प्रॉस्परस थे और ज़्यादा डेवलप थे, उस तरफ से प्रोटेस्ट जो था वो ज़्यादा आया। ये मिखाइल गॉर्बेचेव, born 1931, ही स्टिल अलाइव, ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 1991 तक। फिर 25 दिसंबर 1991 को जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ perestroika, which is restructuring, and glasnost, which is openness, stopped the arms race with the US, withdrew Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe, helped in the unification of Germany, ended the Cold War, blamed for the disintegration of the Soviet Union. तो हर लीडर का आपको पता है यूनिक क्या क्या उन्होंने काम किया। This is the timeline for the disintegration of the Soviet Union, very important. 1985 March में Mikhail Gorbachev was elected as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, and he appoints Boris Yeltsin as the head of the Communist Party in Moscow, initiates a series of reforms in the Soviet Union. 1988 में Independence movement begins in Lithuania, later spreads to Estonia and Latvia. 1989 अक्टूबर में Soviet Union declares that the Warsaw Pact members are free to decide their own futures. Berlin Wall falls in November.
1990 February में Gorbachev strips the Soviet Communist Party of its 72-year-long monopoly on power by calling on the Soviet Parliament Duma to permit multi-party politics. 1990 March में Lithuania becomes the first of the 15 Soviet republics to declare its independence. 1990 June में Russian Parliament declares its independence from the Soviet Union. 1991 June में Yeltsin, no longer in the Communist Party, becomes the president of Russia. 1991 August में the Communist Party hardliners stage an abortive coup against Gorbachev. 1991 September में 3 Baltic republics of Estonia, Latvia and Lithuania become UN members and later join NATO in March 2004. 1991 December में Russia, Belarus and Ukraine decide to annul the 1922 Treaty of the creation of USSR and establishment of Commonwealth of Independent States CIS. Please remember Russia Soviet Union किस treaty से form हुआ था? 1922 Treaty on the creation of USSR से. And finally there was an establishment of Commonwealth of Independent States जिसमें कौन कौन थे? Armenia, Azerbaijan, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and they joined the CIS. Georgia joins later in 1993. Russia takes over the USSR seat in the United Nations. तो ये जो Central Asian पार्ट्स थे ना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इन लग रहा था कि यहाँ से प्रोटेस्ट आएगा, यहाँ से ज़्यादा रेवोल्यूशन आएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं. 1991 December 25 में finally Gorbachev signs as the president of the Soviet Union and the end of Soviet Union. तो इसी के साथ Soviet Union disintegrates. Consequences of disintegration of Soviet Union disintegrate हो गया, but अब इसके consequences क्या क्या थे? The collapse of the second world of the Soviet Union and the socialist systems in Eastern Europe had profound consequences for world politics. Let us note here 3 broad kinds of enduring changes that resulted from it. 3 type के changes हुए थे, क्या थे? The first one, it meant that the end of Cold War confrontations. The ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. Since this dispute had engaged the military of the two blocs, that triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons and had led to the existence of military blocs. The end of the confrontation demanded an end to this arms race and possible new peace. तो सबसे पहले कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था. ये जो रेस थी कि कौन सा बेटर है, कम्युनिज्म बेटर है कि कैपिटलिज्म बेटर है, ये अब ख़त्म हो चुका था. कोल्ड वॉर वाज ओवर. सेकेंड उसका कॉन्सिक्वेंस है डिसइंटीग्रेशन का. द पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड and therefore the relative influence of ideas and institutions also changed. The end of the Cold War left open only 2 possibilities: either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or groups of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. As it turned out, the US became the sole superpower. Backed by the power and prestige of the US, the capitalist economy was now the dominant economic system internationally. Institutions like the World Bank and International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transitions to capitalism. Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. तो अब सेकेंड ये हुआ था कि अब क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, तो अब 2 ऑप्शन बचे थे. या तो जो बची हुई सुपर पावर थी जो यूएस थी, या तो वो डोमिनेट करे, या फिर बहुत सारी दूसरी पावर्स आकर एक साथ रूल करे, मल्टीपोलर सिस्टम करे यूनिपोलर की जगह, और कोई भी एक सुपर पावर के पास एब्सोल्यूट पावर ना रहे. तो ऑफ कोर्स जैसे कि टर्न आउट हुआ कि यूएसए जो था वो सोल सुपर पावर बना. कैपिटलिज्म जो थी वो ज़्यादा उसने कम्युनिज्म को बीट कर दिया. वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ रूल एंड इकोनॉमिक सेटअप आया बाहर. एंड पॉलिटिकली भी लिबरल डेमोक्रेसी वन ओवर कम्युनिज्म. तो अब हर तरीके से यूएस वाज द मोर डोमिनेंट पावर. अब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जिसमें यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट से था, और वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई. और क्योंकि वो इन जितने भी सोवियत रिपब्लिक्स फ्री हुए थे, इनको कम्युनिज्म से बाहर निकलने के लिए, कैपिटलिज्म में चेंज करने के लिए इनको लोन्स दे रही थी, तो ये जो थी इंस्टीट्यूशंस और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई. थर्ड इसका कॉन्सिक्वेंस ये था, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज. अब ये हुआ कि सोवियत ब्लॉक में 15 रिपब्लिक्स थे, पर इसके बाद ये हुआ कि और नई बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आ गई. ये सारी कंट्रीज जो थी उनके खुद के इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस थे, चॉइसेस थे. सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन.
यूरोपियन यूनियन के बारे में हम आगे अब पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी चैप्टर 4 में, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में। तो बहुत सारे इनमें जो थे बाल्टिक एरियाज़ वगैरह, उनको वो चाहते थे कि वो यूरोपियन यूनियन में मिल जाए और नाटो का एक पार्ट बन जाए, जो कि नाटो वाज द ओपोनेंट ऑफ वॉर्सो पैक्ट। तो वो चाहते थे कि वो नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West. तो ये जो Central Asian parts थे, तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इनका ये था कि ये रशिया के साथ अपनी क्लोज टाइज मेंटेन रखें, क्योंकि फिजिकली और जोग्राफिकली तो वो रशिया के बहुत क्लोज थे, एंड ऑल्सो वो यूएस और मतलब वेस्ट के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छे करें। The US, China and others. Thus, the international system saw many new players emerge, with each its own identity, interest and economic and political difficulties. It is to these issues that we now turn. तो अब नई इतनी सारी कंट्रीज आई थी, सबकी खुद की इश्यूज थे, सबकी खुद की अब आइडेंटिटी बन चुकी थी, एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दी राइटिंग डाउन ऑफ द हिस्ट्री. Boris Yeltsin, 1931 to 2007, he was the first elected president of Russia. 1991 से 1999 rose to power in the Communist Party and was made the mayor of Moscow by Gorbachev. Later he joined the critics of Gorbachev and left the Communist Party. He led the protest against the Soviet regime in 1991. He played a key role in dissolving the Soviet Union, blamed for hardships suffered by Russians in their transition from communism to capitalism. So he was blamed. अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी की. शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट regimes. देखिए, एक बार कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया, इट वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. तो ये ट्रांजिशन का जो मॉडल था कि आप कम्युनिज्म से आप कैपिटलिज्म में टर्न हो जाओ, इसको कहा जाता था शॉक थेरेपी, एंड वॉज एडेड एंड प्लान्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former second world countries, but its direction and features were quite similar. तो कितनी शॉक थेरेपी की क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इंटेंसिटी थी, कितनी स्पीड थी, वो हर नेशन की अलग अलग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके फीचर्स जो थे वो सबके सिमिलर थे. Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy. सारी कंट्रीज को क्या क्या शॉक थेरेपी पे करना था, इनको टोटल कम्युनिज्म से टोटली कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो रहा था, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. Above all, it meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership of property. Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in. Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. तो अब पूरा चेंज होना था, जितने भी एसेट्स जो अभी तक स्टेट्स कंट्रोल कर रहे थे वो प्राइवेट हैंड्स के अंडर में चले जाएंगे, ओनरशिप प्राइवेट हो जाएगी, कॉर्पोरेट ओनरशिप हो जाएगी, जितने भी फार्म्स, कलेक्टिव फार्म्स है जो स्टेट के अंडर थे वो सब प्राइवेटाइज हो जाएगी, और एग्रीकल्चर में भी कैपिटलाइजेशन आ जाएगा. दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म. तो इस चीज़ का मोटो ये था कि बस सोशलिज्म को तो रूट आउट कर ही रहे थे, तो कैपिटलिज्म के अलावा कोई और तीसरा तरीका आए ही ना जिससे वो अपनी गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज कर सके. दिस इज़ अ मैप ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ये आप देख सकते हैं, दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आप देख सकते हैं, हियर इज़ रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, दिस इज़ आर्मेनिया, दिस इज़ जॉर्जिया, ये सब यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, तो ये सब जो थे वो उसके पार्ट थे, USSR के पार्ट थे, अल्बानिया, बोस्निया, कोसोवा, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड सर्बिया, ये सब. ओके, शॉक थेरेपी के और ड्रास्टिक चेंज फीचर्स थे क्या क्या कि change in the external orientation of these economies. Development was now envisaged through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. The free trade regime and foreign direct investment were to be the main engines of change. Foreign direct investment. This also involved openness to foreign investment, financial opening up of deregulation and currency convertibility. तो foreign exchange को increase करने के लिए open trade, free trade को increase और ज़्यादा shock therapy ने कर दिया. Finally, the transition also involved a breakup of existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. Each state from this bloc was now linked directly to the West and not to each other in the region. अब ये final change आया कि अब वो एक दूसरे के साथ, पहले तो एक दूसरे के साथ लिंक थे थ्रू USSR, बट अब ऐसा नहीं हो कि वो डायरेक्टली सबके सब वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, वेस्ट से लिंक थे.
These states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system. The Western capitalist states now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organizations. So ये changes, please remember, this is 1, this is 2, 3, this is 4 and this is approximately 5 changes शॉक थेरेपी के अंदर यहाँ पर हमें पता चलते हैं. क्या क्या 5 changes हैं? From a socialist to democratic capitalist system, second to a capitalist economy and rooting out these socialist structures, third is privatization of agriculture, industrialization every asset, fourth is the open free and free trade, foreign direct exchange and investment and foreign investment, etc. And the fifth one is breaking up of existing trade alliances and linking directly to the West and being absorbed in the Western economic system. ये 5 चेंजेस हमें शॉक थेरेपी में 5 फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी. अब शॉक थेरेपी हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे? ये शॉक थेरेपी जो थी 1990s में एडमिनिस्टर थी ऑफकोर्स 1991 में जब disintegrate हुआ उसके बाद it did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. Generally, it brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies. तो जैसा सोचा गया था कि शॉक थेरेपी का जैसे consequences होंगे वैसे हुए नहीं. इसने बहुत ruin और destruction भी लाया. जैसे 90% of industries को sale में put up कर लिया गया था ताकि private hands में वो खरीदी जा सके. Since the restructuring was carried out through market forces and not by government directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. तो क्योंकि जितने भी changes थे ये सब government के थ्रू नहीं आ रहे थे, ये market के थ्रू आ रहे थे, individuals के थ्रू आ रहे थे, individual market के थ्रू. तो इस वजह से ऐसा भी होता कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज ही गायब हो गई, खत्म ही हो गई. क्योंकि अभी तक तो इन सारी इंडस्ट्रीज को कौन एड कर रहा था? उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही थी, गवर्नमेंट एड मिल रहा था. तो ऐसा भी है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, बैंकरप्ट हो गई. दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस. दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी. तो ये कितनी बुरी तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो रहा था. The value of the ruble, the Russian currency, declined dramatically. Rate of inflation was so high that people lost all their savings. जितनी savings थी वो खत्म हो गई, रूबल की value बहुत गिरती गई. Collective farm disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food. अब पहले गवर्नमेंट के अंडर था तो गवर्नमेंट सब चीज़ें रेगुलेट करती है, अब खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, तो फूड एकदम से फूड का प्रोडक्शन एकदम से ड्रॉप हो गया और रशिया बहुत लार्ज अमाउंट में फूड को इम्पोर्ट कर रहा था. रियल जीडीपी ऑफ रशिया जो 1999 में थी वो 1989 से भी नीचे थी. तो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूट चुका था. तो ये चीज़ें होना तय था बिकॉज एकदम पूरे स्ट्रक्चर को उन्होंने तोड़ के बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बना रहे थे. The old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty. तो अभी तक भले ही थोड़ा कम था, बेसिक था, स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी. तो वो जब बिल्कुल गवर्नमेंट की सब्सिडी अब 100% बिल्कुल ही हट गई, मतलब धीरे धीरे स्टेप्स बाय स्टेप भी नहीं, बिल्कुल ही एकदम से पूरी के पूरी जो सब्सिडी थी गवर्नमेंट की हट गई, जिस वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल एकदम पावर्टी में हो गए क्योंकि उनकी लाइफ की सेविंग्स खत्म हो गई. अब एकदम वो आउट इन दी ओपन थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. अभी तक तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, कितनी जगहों पर गवर्नमेंट की सब्सिडीज थी वो सब हट चुकी थी. Middle classes were pushed to the periphery of society and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. Privatization led to new disparities. Post-Soviet states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. तो पहले कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी थी क्योंकि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी. अब वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका था. As a result of shock therapy, about half of Russia's 1,500 banks and other financial institutions went bankrupt. This image is that of Inkombank, Russia's second largest bank that went bankrupt in 1998. As a result, the money of 10,000 corporate and private shareholders were lost along with the money kept in the bank by customers. तो ये इसके consequences हुए थे.
The construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. The constitution of all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. तो जितनी जल्दी से इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा था उतना डेमोक्रेसी पर फोकस नहीं हो रहा था, तो इनने बहुत जल्दी जल्दी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस वजह से हुआ ये कि एक इंसान, एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर हो गई एंड पावर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट या शेयर नहीं हो पा रही थी. Central Asia में the presidents had great powers and several of them became authoritarian. For example, the presidents of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended for another 10 years. They allowed no dissent of opposition. A judicial culture of independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. तो अब हुआ ये कि उनके क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो जैसा एग्जाम्पल दिया गया कि तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट्स ने खुद ही को अपॉइंट कर लिया 10 साल के लिए, फिर अगेन 10 साल के लिए अपॉइंट किया, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी बहुत वीक थी. Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000, 10 years after their independence. तो after 10 years 1991 में finally इनका revival फिर शुरू हुआ, and इनका फिर डेवलपमेंट शुरू हुआ. The reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals. तो इनका रिवाइवल भी हुआ कैसे, क्योंकि उन्होंने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तब जाके कहीं ना कहीं ये अपने पैरों पे खड़े हो पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए. अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स. अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट cross their territories for which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted. तो अब धीरे धीरे करके 10 साल बाद फाइनली कैसे हुआ, कुछ कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह का. कुछ कंट्रीज़ का डेवलपमेंट ऐसे हुआ क्योंकि उन्होंने पाइपलाइंस को अपनी कंट्री से जाने दिया, तो फिर उसमें वो रेंट कलेक्ट करते थे. टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. Most of the former Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil wars and insurgencies. Complicating the picture is the growing involvement of outside powers. Russia made 2 republics थे, Chechnya and Dagestan. They had violent secessionist movements. Moscow's method of dealing with Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violations but failed to deter the aspirations of independence. तो चेचन्या, दागिस्तान में जैसे इतनी कन्फ्रंटेशंस हुई, उसी तरीके से सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान witnessed a civil war that went on for 10 years until 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts. In Azerbaijan's province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede to join Armenia. Georgia में the demand for independence has come from 2 provinces, resulting in a civil war again. There are movements against existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. Countries and provinces are fighting over river waters. All this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizen. तो अब ये tensions, ये conflicts, political conflicts हमें देखने को कितने evidently clearly मिल रहा है. The Central Asian republics are areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. Okay, so the region is next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan and close to West Asia. After 11 September 2001 जो 9/11 हुआ था, the US wanted military bases in the region and paid governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. However, Russia perceives these states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence. तो 9/11 के बाद रशिया ने यूएसए ने सेंट्रल एशिया की गवर्नमेंट्स को बहुत पैसे दिए कि आप हमें ये करने दो, वो करने दो, लेकिन रशिया को लगता है क्योंकि वो हमारे ज़्यादा पास है, हमारे नियर अब्रॉड है, तो उसके ऊपर यूएसए का नहीं, रशिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए. तो ये छोटे मोटे टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कंटिन्यूड है. चाइना के भी इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है इन एरियाज़ में. चाइनीज़ एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन बहुत हमें यहाँ पर दिख रही है. ट्रेड चाइना के साथ इंक्रीजिंग यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन वगैरह में बहुत क्लियरली दिख रहा है. In Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into 2, with the Czechs and the Slovaks forming the independent country. So Czechoslovakia में Czechs अलग हो गए, Slovakia अलग हो गए, Slovaks. But the most severe conflict took place in Balkan republics of Yugoslavia. Yugoslavia में बहुत ही severe violent conflict हुआ.
1991 के बाद इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, यूगोस्लाविया पूरी तरीके से टूट के बहुत सारे उसमें हो गया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस. Ethnic Serbs opposed this and a massacre of non-Serb Bosnians followed. The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. तो कितने tensions, कितने conflicts है, ये बहुत clearly यहाँ पर visible है. इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस. अब इंडिया की बात कर रहे हैं हम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बाद, ये जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं इनके साथ क्या रिलेशंस हैं. इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल ऑफ दीज, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर दोज विद इंडिया एंड रशिया. इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडो रशियन जो रिलेशन है ये एक हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट में embedded है, matched by popular perceptions. Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia. तो राज कपूर, अमिताभ बच्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत फेमस है रशिया में और बहुत सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में. हिंदी फिल्म्स जो है वो रशिया वगैरह इन कंट्रीज़ में बहुत ईजिली हम सुन सकते हैं. रशिया और इंडिया जो है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का विजन शेयर करते हैं कि कोई भी एक पावर ना हो, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ हो, स्टेट्स हो जो सभी साथ में मिलकर पावर को शेयर करें. तो मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब एक ऑर्डर जिसमें को एग्जिस्टेंस हो सेवरल पावर्स का इन द इंटरनेशनल सिस्टम. कलेक्टिव सिक्योरिटी इन विच एन अटैक ऑन एनी कंट्री मतलब एक थ्रेट बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स थे. ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल द कंट्रीज एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक UN that should be strengthened, democratized and empowered. More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. तो Indo-Russian Strategic Agreement जो 2001 में हुआ था, इसमें 80 से भी ज़्यादा bilateral agreements जो है वो अभी तक साइन हो चुके हैं. India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relations with China. तो इन जगहों पर इंडिया बेनिफिट करता है रशिया से. रशिया stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. तो इंडिया जो है रशिया कैसे बेनिफिट करता है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है रशिया के लिए. द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया. Since India is an oil importing nation, Russia is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. India is seeking to increase its energy imports from Russia and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan. Cooperation with these republics includes partnership and investment in all fields. Russia is important for India's nuclear energy plans and assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. Russia and India have collaborated on various scientific projects. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में किस तरीके से क्लोज वो है. ये बॉलीवुड स्टार्स उज़्बेक पैशंस, ये सिर्फ एक पैरा आप पढ़ सकते हैं. इट्स नथिंग मच टू अंडरस्टैंड हियर. ये इंपॉर्टेंट है. फ्लैशबैक इंडिया एंड द USSR. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड द USSR enjoyed special relationship which led critics to say that India was part of the Soviet camp. Economic, Soviet Union assisted India's public sector companies at a time when such assistance was difficult to get. It gave aid and technical assistance to steel plants like Bhilai, Bokaro, Visakhapatnam and machinery plants like Bharat Heavy Electricals Limited, etc. The Soviet Union accepted Indian currency for trade when India was short of foreign exchange. So economically कैसे सोवियत यूनियन रशिया और इंडिया के सोवियत यूनियन और रशिया के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज है. Next is political. The Soviet Union supported India's political positions on the Kashmir issue in the UN. It also supported India during its major conflicts, especially during the war with Pakistan in 1971. Remember the Bangladesh crisis? India too supported Soviet foreign policy in some crucial but indirect ways. Militarily, India ने Soviet Union से बहुत aid receive करा है, military hardware receive करा है, जब बहुत कम कंट्रीज़ इंडिया को हेल्प कर रही थी. द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलॉन्ग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट. और लास्ट कल्चरल जो है वो हिंदी फिल्म्स और इंडियन कल्चर बहुत पॉपुलर सोवियत यूनियन में. लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द USSR. तो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर.